नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से कई बदलाव होने वाले हैं और कई स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण जो पिछले 19 महीने तक बंद थे उनको आज खोलने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने पहले ही आदेश जारी किया है और आज से सभी कक्षाओं के लिए फिर से स्कूल खुलने को तैयार हैं, जबकि कईयों ने उत्सव के बाद स्कूल को खोलने के लिए चुना है। इसी के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। भले ही शिक्षण और सीखना मिश्रित मोड में जारी रहेगा, डीडीएमए ने यह भी कहा कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से अधिक उपस्थिति ना हो और कोई भी छात्र शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर ना हो। सितंबर में कक्षा 9 से 12 के लिए फिर से स्कूल खुलने के बाद सरकारी स्कूल 80% से अधिक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। निजी स्कूल माता पिता की सहमति फॉर्म भेजने की प्रक्रिया में हैं और उनमें से अधिकांश दिवाली के बाद अपनी कार्य योजना तय करेंगे। तो आपको बता दें कि आज से दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी के साथ कई बदलाव आज से दिल्ली में होने जा रहे हैं। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल आज से एक बार फिर से बदलाव होने जा रहे हैं। 19 महीने स्कूल बंद थे और अब एक बार फिर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारी स्कूलों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगभग 19 महीने से स्कूल्स कॉलेज जो थे वो बंद थे और लगातार उनकी जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल बंद थी। मगर जिस तरीके से बात करें बच्चों की, तो बच्चे बिल्कुल चाहते थे कि कहीं न कहीं स्कूल कॉलेज उनके खुले, और ताकि जो ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही थी वो उनके इतना कारगर नहीं थी, और कहीं न कहीं स्कूलों के अंदर या फिर कहीं कॉलेजों के अंदर जो पढ़ाई थी वही ना कहीं न कहीं वही चीज़ छात्र भी चाहते थे और कहीं न कहीं उनके परिजन भी चाहते थे। मगर कोविड के चलते कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को रोका गया था और कहीं न कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। मगर अब जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की जो रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं उस पे लगाम लग चुकी है, और लगातार कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर भी सुविधाएँ मिलती नज़र आ रही है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना की जो रफ्तार है उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए। यानी कि कह सकते हैं काफ़ी हद तक ब्रेक हो चुकी है। मगर ये यहाँ पर बात करें स्कूल कॉलेजों की, तो स्कूल कॉलेजों को निरंतर अब सभी क्लासों को खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यानी कि आज से कह सकते हैं सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, और लगातार कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कहीं न कहीं अभिभावकों तक फॉर्म फॉर्म दिया गया है, जो कहीं न कहीं भर कर देना होगा, और उसके प्रक्रिया के आधार पर ही बच्चों को अंदर आने दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से बात करें सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों के अंदर भी लगातार दिल्ली सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो परिजन हैं वो भी कहीं न कहीं तालमेल मिला के रखें, बच्चों को समझाया जाए किस तरीके से स्कूलों के अंदर आना है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से रखनी है, मास्क का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और वही चीज़ स्कूल प्रबंधक की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और लगातार कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन जो है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही बच्चों को बिठाने की प्रक्रिया की जा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि 50% के करीब ही एक क्लास के अंदर बच्चे बैठ पाएँगे। जी। राजीव, इसके लिए एसओपी डीडीएमए ने जारी की थी। उस एसओपी के तहत जिस तरीके से सैनिटाइजेशन होना था, तमाम जो जिस तरीके से पहले गोले बनाए गए थे, उसी के तहत अब कहा जा रहा है कि 50% एक कक्षा में अगर छात्र बैठेंगे तो उसके लिए भी उनको एक मैसेज देना होगा। इसके लिए क्या तैयारियां कल से ही कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों के अंदर लगातार कहीं न कहीं 1 हफ्ते से कह सकते हैं पहले से ही प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। डीएमए की तरफ से भी कहीं न कहीं ये कहा गया था कि सभी स्कूल जो है वो अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करें कि वो कितने तैयार हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, तो स्कूलों के अंदर जैसे ही बच्चे एंट्री करेंगे तो उनके अंदर गोल सर्कल बनाए गए हैं, जिसके अंदर खड़े होकर बच्चे ही अंदर आ पाएँगे। और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही हर क्लास के अंदर बच्चों को बैठने दिया जाएगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चा ही बैठ पाएगा। यानी कि कह सकते हैं जो पहले 2 बैठते थे कोविड महामारी से पहले, वो कहीं न कहीं अब जो है वो कहीं न कहीं 2 बच्चे नहीं 1 बच्चे बैठ पाएँगे। यानी कि इसे कहने सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बच्चों के पास मास्क नहीं है तो मास्क भी दिया जाएगा, सैनिटाइज़र भी दिया जाएगा गेट से पहले ही, जैसे ही वो अंदर एंट्री करते हैं। मगर परिजनों की जो सहमति
भी होने ज़रूरी है और इसीलिए कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर भी स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर बच्चों के लिए जितनी भी सुरक्षा की जाए, वो उतनी कर ली जाए। मगर जिस तरीके से अभी तक की एडीएमए की तरफ से ये कहा गया था कि स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था आगे के जारी रखे और कहीं न कहीं बच्चों के लिए सुरक्षा किस तरीके से मुहैया करानी है, वो सारी सुनिश्चित करे। तो स्कूलों की तरफ से बिल्कुल सुनिश्चित कर दी गई है और लगातार कोई इसमें प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आज से कह सकते हैं 1 नवंबर से बच्चों के लिए सभी क्लासेस खोल दिए गए हैं, मगर देखना होगा कि बच्चे कितने और उनके परिजन जो हैं वो कितने स्कूलों के अंदर आ पाते हैं क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल भी है तो कहीं न कहीं 1-2 दिन की छुट्टी भी पड़ेंगी, उसके बाद ही बच्चों का आना जो है वो लगातार कहीं न कहीं जारी रहेगा। मगर देखना होगा कि कोविड नियमों का स्कूल प्रशासन किस हद तक पालन कर पाते हैं। जी। राजीव, इसी के साथ देखिए और भी कई बदलाव आज से होने जा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में ले लीजिए, क्योंकि देखिए पहले से कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के मामले भी अब दोबारा बढ़ने लगे हैं और इन मामलों के बढ़ने के मद्देनजर अगर एक बार फिर से स्कूलों को पूरी कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है तो क्या वाकई ये फैसला सरकार का सही साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ़्तार है, दोबारा से रफ़्तार पकड़ती नहीं आ रही है, यानी कि जो तीसरी लहर के लिए खतरा बताया गया था, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और ये भी कहा गया था कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर शुरुआत में ही इसकी रफ़्तार देखने को मिलेगी और जिस तरीके से अब लगातार पूरे देश के अंदर रफ़्तार बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं खामियाज़ा ना भुगतना पड़े क्योंकि अगर एक बच्चे को भी वायरस फैलता है, तो पूरे स्कूल के अंदर या फिर पूरी की सभी क्लासों के अंदर वायरस फैलने का खतरा बन सकता है। मगर दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं समझना होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है, क्या उसमें कोई जल्दबाज़ी तो नहीं है? बच्चों की जो परिजन हैं, उनकी सहमति है या नहीं है? ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। मगर अभी तक जो बच्चों के परिजनों को एक फॉर्म दिया जा रहा है कि वो उसपे लिख कर दें कि हम बच्चों के साथ तैयार हैं और बच्चों को कोविड गाइडलाइन के द्वारा ही स्कूलों के अंदर भेजा जाएगा। मगर स्कूल प्रशासन कितनी ज़िम्मेवारी निभाता है, ये स्कूल के अंदर बच्चों को पहुँचने के बाद ही समझ में आएगा। मगर जिस तरीके से बच्चे स्कूलों के अंदर पहुँच पाएँगे और क्लासों के अंदर बैठेंगे और लगातार प्रक्रिया अपनाई जाएगी, स्कूलों की तरफ से अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है, तो कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा है, वो बिल्कुल बढ़ सकता है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी सतर्क है। मगर देखना होगा ये सतर्कता कितनी जारी रहेगी और कि जो तीसरी लहर है, उससे बचाव के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या इंतजाम है, ये ज़रूर देखना होगा। जी। राजीव, इसी के साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब स्कूल खोले गए हैं, क्या पूरे तरीके से अभिभावक अब राजी हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर स्कूल खोले गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो सरकार है उसको पूरे तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी और ज्यादा सुधारना होगा ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई मुश्किल आए तो उसको निपटाया जा सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों के अभिभावक की, बिल्कुल अभिभावक जो है बिल्कुल तैयार है, मगर काफ़ी हद तक दुविधाएँ भी हैं उनके मन में क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है, बड़ों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है, तो कहीं न कहीं 50% के करीब जो हैं अभिभावक जो है वो बच्चों को अपने स्कूलों के अंदर नहीं भेजना चाह रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि वायरस का खतरा अगर बच्चों तक पहुँचता है तो कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती है और अस्पतालों के हालात जो थे दूसरी लहर के अंदर जो देखने को मिले थे, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले थे। मगर अभी तक जो 50% जो है वो ही राजी हो पाए हैं यानी कि स्कूलों के साथ और सरकार के साथ एक कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं मगर 50% के करीब जो है वो अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजना नहीं चाहते क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार दोबारा से बढ़ रही है और खास तौर पर विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया था कि तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए घातक हो सकती है तो अभी स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं बच्चे तैयार नहीं हैं और अभिभावक जो है वो 50% के करीब अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजना नहीं चाहते और वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है वो कोरोना गाइडलाइन का कितनी हद तक पालन करवा रहा है और कहीं न कहीं जो वैक्सीन है, बच्चों के लिए कब तक उपलब्ध हो पाएगी और किस तरीके से सारी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही बच्चों को स्कूलों के अंदर भेजने की कोशिश की जाएगी। जी। स्कूलों ने क्या पूरे तरीके से तैयारियां कर ली है राजीव? क्योंकि देखिए जो एसओपी है उसमें जारी किया गया था कि तमाम शिक्षक और बच्चों को वैक्सीनेशन का होना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेट क्या उनको पूरे तरीके से कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करते हैं डीएमए की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि जो स्कूल प्रशासन है उनको वैक्सीनेशन की जो दोनों डोज़ है, वो लग जानी चाहिए, चाहे वो टीचर हो या अभिभावक हो या फिर चाहे स्कूल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हों, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, सबको वैक्सीन की दोनों डोज़ लग जानी चाहिए। अगर किसी को भी एक व्यक्ति को भी एक डोज़ लगती है तो कहीं न वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ा हुआ है। मगर यहाँ बात करें परिजनों की, तो परिजन भी कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है वो बच्चों की जो ज़िम्मेवारी है, वो पूरी तरीके से निभाए और कहीं न कहीं जो वायरस का खतरा है उसको कम से कम रखा जाए। मगर
जिस तरीके से दिवाली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर भीड़ है, तो उससे कहीं न कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और जिस तरीके से बात करें अब दोबारा से देश के अंदर रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की, तो साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं बच्चों के लिए खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और यही चीज़ दिल्ली सरकार को भी समझनी होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार किस तरीके से जल्दबाजी में तो कदम नहीं उठा रही है। अगर जल्दबाजी में कदम उठाया गया है, तो वायरस जो है वो बच्चों तक बिल्कुल पहुँच सकता है। मगर देखना होगा क्या के दिवाली के बाद जो बच्चों की प्रक्रिया होगी उसमें रफ्तार कितनी आती है, स्कूलों के अंदर बच्चे कितने जाते हैं, अभिभावक कितने सहमत होते हैं, ये ज़रूर देखना होगा। मगर दिल्ली सरकार के इस कदम से कुछ हद तक यानी कि 50% के करीब जो है अभिभावक जो है वो कदम से कदम मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ 50% के करीब जो है वो बच्चे सरकार के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। जी। इसी के साथ कुछ स्कूलों को दिवाली के बाद भी, क्योंकि देखिए त्योहार भी नजदीक है, तो त्योहारों के बाद खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी रखी गई है और स्कूल खुद कह रहे हैं कि वो त्योहार के बाद स्कूल खोलेंगे। अब इसको लेकर बच्चों का किस तरीके का रुख है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 तारीख से स्कूल खुलने से बहुत खुश थे, और अब अगर एक बार फिर से 1 हफ्ते बाद स्कूल खुलेंगे तो उनकी जो पढ़ाई है उसको एक बार फिर से प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के अंदर उत्साह ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते थे कि स्कूल के उनके स्कूल खुले, हाँ, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हों या फिर बड़ी क्लास के बच्चे हों, लगातार यही चाहते थे कि उनके स्कूल खुले। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है, और लगभग कह सकते हैं 2 या 3 छुट्टी रहेंगी, क्योंकि दिवाली के फेस्टिवल की वजह से और कहीं न कहीं धनतेरस, भैया दूज, इन चीज़ों की छुट्टी रहेगी। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर बच्चे के जो अभिभावक हैं वो यही चाहते हैं कि दिवाली के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जाए, और उसके बाद में भी कहीं न कहीं जो प्रक्रिया होगी कोविड गाइडलाइन की, वो स्कूल प्रशासन किस तरीके से निभाता है, और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। मगर डीएमए की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो स्कूलों को जब भी खोलेंगे जब तक सैनिटाइज़र नहीं होगा। मगर जब तक सैनिटाइज़र करा लिया गया है, लगभग सभी सरकारी स्कूलों के अंदर सैनिटाइज़र हो चुका है। मगर अगर किसी भी स्कूल में रह चुका है, तो वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएँगे, ताकि दिवाली के बाद जिस तरीके से बच्चों का आना शुरू होगा, उसके लिए कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी। और सरकार भी यही चाहती है, और वायरस का जो खतरा है तीसरी लहर के अंदर, वो कहीं न कहीं उससे बचाव हो सके। मगर बच्चों तक अभी तक वैक्सीन नहीं है, ये सबसे बड़ा डर परिजनों के मन में है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो पंजाब से है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल देर शाम एक ट्वीट किया, जिसमें एक मैसेज लिखा कि 1 नवंबर शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसला उनकी तरफ से लिया जाएगा। और इस एक ट्वीट ने पंजाब में खलबली का माहौल बना दिया है। आखिर किस मसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अनाउंसमेंट आज कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी जीवीके के साथ बिजली खरीद समझौते को उच्च लागत के कारण समाप्त करने के पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएसपीसीएल ने कंपनी के साथ समझौते को समाप्त करने का नोटिस भी जारी किया है। अब पीएसपीसीएल के जीवीके को शनिवार को उच्च लागत और गुणवत्ता के मामले में नीचे होने के कारण पीपीए को रद्द करने का नोटिस दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये कदम महंगी बिजली के बोझ को कम करके उपभोक्ताओं को उनके हित की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से कोई बड़ा ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कर सकते हैं, जिसके लिए कल ही उन्होंने ये ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 नवंबर शाम 4 बजे कोई ऐतिहासिक फैसला सरकार ले सकती है। अब देखना होगा कि ये ऐतिहासिक फैसला आज क्या होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ये ट्वीट सामने आया है, इस ट्वीट को किस तरीके से लिया जाए, कौन सा ऐतिहासिक फैसला आज हो सकता है? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये मैसेज लिखा है और इसी के साथ जो ट्वीट उन्होंने किया है, उसको लेकर पूरे पंजाब में खलबली का माहौल है। हर जनता अब जानना चाहती है और तमाम विपक्षी दल भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक फैसला आज पंजाब सरकार लेने जा रही है।
जिसके लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल ही देर शाम ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 1 नवंबर शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसला पंजाब सरकार की ओर से लिया जाएगा। आज 1 नवंबर है, शाम 4 बजे तक का समय और 4 बजे देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या ऐतिहासिक फैसला आज ले सकती है। ये अहम बात है देखने वाली। इसी के साथ एक अन्य ट्वीट में इस ट्वीट ने तो पंजाब में खलबली मचाई की है, लेकिन एक अन्य ट्वीट भी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया, जिसमें उन्होंने शनिवार को निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी जीवीके के साथ बिजली खरीद समझौते को उच्च लागत के कारण समाप्त करने के पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बहुत ज्यादा खर्च उनको दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा लागत की वजह से ये बिजली यहां से मिल रही थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो अब कैंसिल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल 1 नवंबर आज से शाम 4 बजे तक का समय, क्या ऐतिहासिक फैसला सीएम ले सकते हैं आज? देखिए, कई चीजें हैं जिनके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। जो सबसे पहली बात अगर हम कंसिडर करें, जो सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कंसिडर किया जा सकता है, वो है पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द होने के बाद बिजली के बिलों का सस्ता होना। देखिए, ये एक मेजर वादा हो सकता है। चीज अगर हम फैसला करेंगे, चन्नी पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कुछ दिन पहले, या फिर हम कह रहे हैं कि सैटरडे को ही उन्होंने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो प्राइवेट पावर प्लांट है उनमें से एक रद्द करने की सहमति दे दी गई है, और अगर हम कहें पीपीसीएल को अधिकार दे दिया है कि एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। तो एक मेजर आज अनाउंसमेंट हो सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बिजली के एग्रीमेंट को लेके हो सकती है। अब एक सबसे मेजर बात हम ये बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर हो सके। दूसरी बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजा राशि, जैसे हम कहते हैं कि जो गुलाबी सुंडी से जो फसल नुकसान है, ऐसा हो सकता है कि आज एक साथ सभी किसानों को सारा मुआवजा दे दिया जाए। तो ये भी एक मेजर रीजन या हम कहें कि एक मेजर अनाउंसमेंट में से एक हो सकती है। इन दो मेजर अनाउंसमेंट्स की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आज ये अनाउंस किए जा सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि आज कैबिनेट मीटिंग भी है, तो कैबिनेट रिलेटेड भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। आज का दिन पूरी तरह से अगर हम कहें पंजाब में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है कि कई बड़ी घटनाओं को एक साथ चरणजीत चन्नी, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी एक साथ अनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये देखना होगा किस चीज को फोकस किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है, चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी इंडस्ट्री स्पिट्स भी चल रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज के लिए बार बार ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं कि वो पंजाब में है, तो उनको लेकर कोई मेजर अनाउंसमेंट की जा सकती है। दूसरी तरफ जो लगातार टीचर्स और जो कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर भी कोई अनाउंसमेंट की जा सकती है। पर लमसम अगर हम बात करें तो मेजर जैसा उम्मीद लगाई जा रही है, सबसे ज्यादा चांसेस जिस चीज के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो है बिजली के बिल, या फिर हम कहें बिजली सस्ती होने को लेकर। इसी के साथ एक और जो कहा था कि जो 2 किलोवाट तक की फ्री बिजली है उसको शायद 3 किलोवाट तक भी किया जा सकता है। ये हालांकि अभी तक एज सिर्फ एक अगर हम कहेंगे बात ही है, पर अभी तक एज कुछ और मेजर अभी तक बाहर नहीं आया है, क्योंकि इसे काफी हद तक गुपचुप रखा गया है। और सिर्फ एक अनाउंसमेंट की गई है कि आज शाम 4 बजे, अब ये देखना होगा कि आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पंजाब को क्या तोहफा देते हैं। जी अमित, आज शाम 4 बजे तक का समय है। ये जो पहले सस्पेंस बनाया गया है, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अब बौखला गए हैं, क्योंकि देखिए अगर बिजली सस्ती होती है तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ले लीजिए या फिर शिरोमणि अकाली दल, बिजली सस्ती का जो वायदा, चुनावी वायदा इनकी ओर से किया गया है, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जो वायदा है उसका प्रभाव जो है जनता पर वो कम हो सकता है, क्योंकि पंजाब सत्ता में रहते हुए पंजाब की सरकार अब बिजली कम कर देगी, तो चुनावी किस तरीके से इसका फायदा कांग्रेस की सरकार को और इसका खामियाजा दूसरी पार्टियों को मिल सकेगा? देखिए, पहले ही पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेकर लगातार विरोधी सरकार को घेरते आए थे, जिसपे चरणजीत चन्नी ने अपने स्टैंड दिखा दिया। उन्होंने सहमति दे दी है कि पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाए। प्राइवेट थर्मल प्लांट से पावर परचेज रद्द करने की उन्होंने सहमति दे दी है, और कुछ दिनों में ये पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द भी हो सकते हैं। तो एक बात यही बताई जा रही है कि सैटरडे को इसकी परमिशन दी गई थी, तो कहीं बहुत ज्यादा चांस है कि आज पावर परचेज एग्रीमेंट भी रद्द किए जाए। और अगर पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द किए जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो विरोधियों पे वार होगा एक तरह से। तौर पे लोग तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट रद्द होने से बिजली सस्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर साथ साथ विरोधियों पे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लगातार विरोधी कांग्रेस सरकार को इसलिए घेरते हुए नजर आ रहे थे बार बार कि आपने वादा किया था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द किए जाएंगे।
तो इसी चीज को लेकर अगर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करना एक मेजर पॉइंट हो सकता है और इसका कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए बिजली एक ऐसी चीज है जिसे इंडस्ट्री यूज करती है, जिसे आम जनता यूज करती है, इसे हर कोई यूज करता है। तो ऐसे में कोई भी तबका नहीं होगा पंजाब का जिन्होंने सस्ती बिजली का फायदा ना मिले। किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा, आम जनता को इसका फायदा मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका फायदा मिलेगा, गरीब को तो चलो फायदा मिल ही रहा है कि जो 2 किलोवाट तक का जो एक अगर हम कहें एक बड़ा कंसेशन दिया गया है उसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 किलोवाट से ऊपर आम जनता, क्योंकि कई एक बहुत बड़ा तबका है जो मिडिल क्लास सेगमेंट है जो उसमें नहीं आता है, उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है 2 किलोवाट से ऊपर की अगर बिजली सस्ती होने का। तो अब ये देख रहा हो कि आज क्या अनाउंस किया जा रहा है, पर सबकी निगाहें बिजली के मसले को लेकर है। पर क्या जरूरी नहीं कि शायद बिजली हो, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर जो मुलाजिम लगातार धरने बैठे उनको भी लेकर कोई एक बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। जी बड़ी हो सकती है अमित, लेकिन इस बड़ी अनाउंसमेंट का खामियाजा विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे, अगर ये तमाम चीजें होती है तो किस तरीके से इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनावों पर होगा? देखिए, अगर मैं सिर्फ बिजली स्पेसिफिक बोलता हूँ, अगर सिर्फ बिजली सस्ती कर दी जाती है और पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाते हैं तो सीधे तौर पे कांग्रेस एक बहुत बड़ी लीड ले लेगी अकाली दल पे और आम आदमी पार्टी पे। जहां अकाली दल बार बार बोलती है कि बिजली सस्ती की जाएगी उनके टर्म में आते ही, आम आदमी पार्टी बार बार ये बोलती है कि हमारी टर्म आते ही पहले दिन से ही पहली कलम को अरविंद केजरीवाल खुद आके बोल गए थे कि पहली कलम से ही आते ही पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोनों ही पार्टी के जो मेजर चुनावी वादों में से एक पॉइंट फिर से कांग्रेस पहले ही पूरा कर चुकी है। तो उनके पास ये होगा कि हमने पूरा कर दिया है, ना कि हम पूरा करेंगे। उनके पास अपने पोर्टफोलियो में अपने पास कहने के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, एक मेजर अचीवमेंट ही रहेगी। क्योंकि देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट एक मेजर प्रॉब्लम थी पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि इसके चलते काफी महंगी बिजली पंजाब को लेनी पड़ रही थी। जो तो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो इस तरीके से पहले वादा करते हैं और उस वायदे के बाद बिल्कुल चुनावों के नजदीक आने पर अगर पंजाब की सरकार ये फैसला लेती है तो ये तो जनता के लिए समझने वाली बात है कि मात्र चुनावी ढकोसला होगा ये। नहीं देखिए, चुनावी ढकोसला अगर हम कहें से वो वादा होता, मैं बात ये करने वाला कि जो पंजाब के मुखिया वो उन्हें कर रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है, बात यही है। अगर से अनाउंसमेंट होती तो विरोधी लगातार घेर सकते कि हमने ही वादा किया, इन्होंने ही वादा किया, पर इनकी सरकार रही थी, इन्होंने पूरा नहीं किया। पर चरणजीत चन्नी वादे पूरे कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, बिजली के बिल माफ होने शुरू हो चुके हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द होने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। तो अपनी तरफ से कांग्रेस सरकार वादे पूरे कर रही है और वो भी वादे ग्राउंड रियलिटी पे कि लोगों को मिल रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लगातार कांग्रेस एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है कि जो वादे बाकी सभी पार्टी से किए थे उन्हें पहले ही करके दिखा रही है। जो कांग्रेस में अगर हम कह सकते हैं तख्ता पलट हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत चन्नी लगाए गए थे, तो उनके आने के बाद से लगातार ऐसे हो रहे हैं कि कई चुनावी वादे जो भविष्य के लिए या 2022 के लिए किए गए थे उन्हें कांग्रेस सरकार पहले ही पूरा करके दिखा रही है, जिससे एक बहुत ज्यादा फेवरेबल इंप्रेशन लोगों में जा रहा है। कोरोना से पहले अगर हम कहें लगातार कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, पर इंटरनल फाइटिंग के चलते वो लगातार नीचे गिर रहा था। पर अब चरणजीत चन्नी अगर हम कहें काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जाके जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए हैं या फिर जो विरोधी कर रहे हैं, अगर वो जनता की भलाई के लिए तो उसे खुद कांग्रेस सरकार कर रही है ताकि उसका फायदा 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस को मिले। और इसका असर सीधे तौर पे मिलेगा, क्योंकि अगर से बिजली सस्ती हो जाती है तो इंडस्ट्रीज का सपोर्ट, आम जनता का सपोर्ट तो उनके पास आ ही जाएगा। जी आम जनता का सपोर्ट अगर आ जाता है, उसके बावजूद भी मैं आपसे जानना चाहूंगी अमित कि जिस तरीके से तमाम मतभेद अंतर्कलह कांग्रेस में चल रही है, क्या उनसे कांग्रेस उभर पाएगी आगामी विधानसभा चुनावों में? क्योंकि कांग्रेस को अभी अंतर्कलह से इतना समय नहीं मिला है कि वो तमाम जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में जाकर कहीं ना कहीं वो जनता को एक बार फिर से लुभाने की कोशिश करे, और इसी के लिए कल सुनील जाखड़ का एक ट्वीट भी आया था। देखिए, लगातार कोशिश है। देखिए, अगर आप जाखड़ का ट्वीट पढ़ेंगे तो सीधे तौर पे एक केंद्र को निशाना बना रहे हैं या फिर उनके पंजाब सरकार को निशाना बना रहे हैं कि आपने जो पिछले साल जो किया गया था वो आपने क्यों नहीं किया। वो सीधे तौर पे इंदिरा गांधी के पोस्टर के द्वारा जो सरकारी एड दी गई थी उसको लेकर एक निशाना साधा गया। तो वहीं बार बार ये भी कहा गया कि आप लगातार हाईकमान क्या जाते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आप है, आपका फैसला लेना बनता है, आपको बार बार हाईकमान के जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से उनको घेरते हुए नजर आए कि क्या पंजाब कांग्रेस अलग होती जा रही है या पंजाब कांग्रेस दबती जा रही है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह
के टाइम पे नहीं थी। तो कहीं न कहीं उनसे तुलना की थी उन्होंने, बाकायदा एक वो फ़ोटो भी ट्वीट की थी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की फ़ोटो है, जिसमें इंदिरा गांधी की फ़ोटो है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वो पुरानी यादें भी बार-बार हाइलाइट की जा रही है, ताकि पंजाब सरकार के ऊपर, चरणजीत चन्नी की सरकार के ऊपर प्रेशर बनी रहे। पर सवाल ये उठता है कि कैसे वे एक प्रेशर टैक्टिक है, या फिर सुनील जाखड़ दिखा रहे हैं कि वो भी पार्टी से नाखुश है, अगर उनको मनाया नहीं गया तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट हिंट एक इसको भी इस तरह से कंसिडर किया जा सकता है। जी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आलाकमान दरबार में हाजिरी भर रहे थे। और इसी बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी एक ट्वीट अब सामने आया है और उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से सीधे तौर पर तंज कसा है। एक मुख्यमंत्री सही जगह पर है, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। इसका मतलब साफ था कि जाखड़ मुख्यमंत्री चन्नी को समझाना चाहते हैं कि ये समय दिल्ली दरबार की बजाय जनता दरबार में हाजिरी भरने का है। इस तरीके का जो ट्वीट है वो सुनील जाखड़ द्वारा किया गया और सीधे तौर पर वो इसी से उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरीके से पंजाब के दौरे पर रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए अभी जो समय है वो आलाकमान दरबार में हाजिरी लगाने का नहीं, जनता दरबार करने का समय है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, एक बार फिर से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अंतर्कलह ही कांग्रेस की देखने को मिली है, क्योंकि जब खुद पंजाब के जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जब वो दिल्ली पहुंचे हैं, उसके पीछे से इस तरीके से पूर्व अध्यक्ष द्वारा ये आरोप लगाना एक बार फिर से अंतर्कलह को उजागर करने जैसा है। देखिए मुस्कान, सुनील जाखड़ एक वो चेहरा है, एक वो लीडर है जो ये कहें कि कैप्टन पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ साथ वो भी साइड लाइन लगाए गए हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद से वो उतारे गए थे करीब 6 महीने पहले। तो ऐसे में सुनील जाखड़ की जो बेचैनी है, जो ये कहें कि अपने ही सरकार के खिलाफ जिस तरह की नुक्ताचीनी वो कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कोई भी विज्ञापन या फिर कोई भी कार्यक्रम पंजाब कांग्रेस या सरकार के द्वारा ना किए जाने से 1 साल पहले का पोस्टर जो है वो कैप्टन सरकार का वो रिलीज किया था और कहीं ना कहीं तंज कसा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इंदिरा गांधी को खत्म करना चाहती, उनके नाम को खत्म करना चाहती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस है, वो तंज कस रहे थे। और यहाँ पर भी उन्होंने एक तंज कसा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब में 2 दिन लगाकर जाते हैं और यहाँ से चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस आला कमान के दरबार पहुंचते हैं। तो ऐसे में सुनील जाखड़ कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यह समय जो है वो दिल्ली दरबार के चक्कर काटने का नहीं है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको जनता के दरबार में होना चाहिए। ना केवल चरणजीत चन्नी बल्कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को ये नसीहत देना चाहते हैं कि जनता के दरबार की जो हाजिरी है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जरूर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा रहे हैं, या फिर एक आध मंत्री जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस और दोबारा सत्ता में आने की कोशिश में है, और ऐसे में उसकी उतनी ज्यादा गतिविधियां जो है वो जनता के बीच दिखाई नहीं दे रही जितनी की विपक्षी पार्टियों की। अरविंद केजरीवाल के दौरे का जो जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल का दौरा ये कहें कि पिछले दिनों में कई दौरे कर चुके हैं, और जिस तरह से किसानों और व्यापारियों के साथ वो लगातार हर कुछ दिन बाद मीटिंग करते हैं या फिर उनके मन की बात सुनते हैं और अपना रोड मैप जो है उनको बताते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जो जड़ें मजबूत करनी चाहिए थी जनता के बीच में, वो नहीं हो पा रही, और इसके प्रति नुक्ताचीनी जो है सुनील जाखड़ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज उठी थी जब उनको हटाया गया था, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को जब बनाया गया। तो सुनील जाखड़ अपनी खींच भी निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस सरकार है उसकी नुक्ताचीनियां निकाल कर उसमें ये कहें कि उसमें कमियां निकाल कर ये बताना चाहते हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, कि यदि आप बदलाव के जरिए ये आपने सोचा होगा कि बहुत ज्यादा कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी बदल गई है पंजाब में, तो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं।
तो कहीं ना कहीं ये कहें कि एक नसीहत भी वो अपनी पार्टी को देना चाहते हैं, जिसको स्वीकार करना चाहिए पार्टी को, क्योंकि नसीहत माड़ी नहीं है। जो समय है वो जनता के दरबार की हाजिरी भरने का है, ना कि दिल्ली दरबार की। बिल्कुल कुलबीर जी, और ये बात सही भी है क्योंकि देखिए चाहे वो खींच निकाल रहे हों या फिर उन्हें नसीहत दी हो, लेकिन बात तो पते की है कि अभी तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो जनता दरबार में हैं, तमाम जनता की हाजिरी लगा रही है। बावजूद इसके कांग्रेस अभी अपनी अंतर्कलह से ही नहीं जूझ पाई है क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जनता के बीच जा सके, और जनता को लुभाने का प्रयास तो देखिए करना होगा। आप चाहे कितने ही काम कर ले, अपनी उपलब्धियों को जनता को गिनवाने तो आपको जाना होगा ना। जी, बिल्कुल। क्योंकि हर पार्टी की ये कोशिश रहती है कि ये कहें कि 4 साल जब किसी सरकार के निकल जाते हैं, तो तमाम पार्टियाँ जो करीब 1 साल में जो है वो पूरी तरह से सक्रिय जो है हो जाती हैं। हालाँकि इस बार कोरोना काल था, उतनी सक्रियता जो राजनीतिक पार्टियों की नहीं दिखाई दी। इसके साथ-साथ किसान आंदोलन भी चल रहा था, किसानों ने भी एक चेतावनी जो है वो सभी पार्टियों को दी हुई थी। हालाँकि उसको दरकिनार करके तमाम पार्टियाँ जो हैं वो अपनी गतिविधियाँ शुरू कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुलबीर जी, कहीं मैं न माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फोन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर पंजाब में जिस तरीके से अंतर्कलह है और आपसी मनमुटाव है, उसी को लेकर चर्चा करें। हमारे साथ कुलबीर दीवान जी जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी, उसी सवाल के साथ मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी कि वाकई अब कांग्रेस को चाहिए कि वो जनता के बीच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी अंतर्कलह है। आप कितना भी काम कर ले, आपको जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिनवानी होंगी, लेकिन उसके लिए शायद कांग्रेस के पास अभी समय नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस के पास भी समय नहीं है, क्योंकि अंतर्कलह से जो है कांग्रेस जूझ रही है, और चुनाव में भी अब ज़्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने है, और यदि इस तरह की नसीहत जो सुनील जाखड़ जैसे दिग्गज नेता अपनी पार्टी को देते हैं, तो निश्चित तौर पर इस सुनील जाखड़ के इस, बेशक वो तंज की भाषा में हो, लेकिन सुनील जाखड़ को की इस नसीहत को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और अपनी गतिविधियाँ जो हैं वो ज़रूर कहीं न कहीं अब जनता के बीच में ये कहें कि ज़्यादा हाज़िरी भरने की ज़रूरत है। तभी कांग्रेस अपना रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि इस बार बदलाव हुआ है, एक बड़ा बदलाव हुआ है, और हो सकता है कि ये जो बदलाव हुआ है, ये कांग्रेस के प्रति जो ये कहें कि एक नीरसता थी जनता के मन में, हो सकता है कि 3-4 महीने में ये सरकार या जो बदलाव हुआ है, वो दूर कर पाए, और उसका फ़ायदा तभी होगा जब तक आप जनता के बीच में जाकर अपना रोड मैप नहीं रखेंगे, अपनी जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो कोई सी भी हैं, या फिर जो काम नहीं हुए, उनके कारण क्या रहे, जब तक जनता को स्पष्ट नहीं किया जा सकेगा, तब तक जनता अपना निर्णय करने में असुविधा महसूस करेगी। और जनता यदि इस तरह की स्थिति में फँसी होती है, तो निश्चित तौर पर ये किसी भी पार्टी के लिए इतना इतना उचित माहौल जो है वो पैदा नहीं कर सकता। लिहाजा कहीं न कहीं समझना होगा कांग्रेस पार्टी को, और क्योंकि अब ज़्यादा समय जो है वो नहीं बचा, और जो दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं भाजपा सहित, वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। हुँ, बिल्कुल कुलबीर जी, और देखिए इसका एक सीधे तौर पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अभी पंजाब में जब 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने अपने अगले दौरे का भी ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो 1 महीने बाद वो यहाँ पर आकर तमाम जनता को देंगे। 1 महीने का समय उन्होंने एक बार फिर से दे दिया है, और एक बार फिर से उनका ये तीसरा पंजाब का दौरा होगा। उस दौरे के मद्देनजर भी यहाँ पर पंजाब कांग्रेस को अपनी पैठ बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो सीधे तौर पर इसका जो फायदा है वो तो विपक्ष को मिलता नजर आएगा। देखिए, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को यदि कहीं संभावना दिखती है, तो वो पंजाब में दिखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, पूरे देश में पंजाब ने ही कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद जो है वो
दिलाई थी और खास तौर पर सफलता 2017 के जो चुनाव हैं उसमें मिली थी, विधानसभा चुनाव में, जहां पर पहली बार चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है और दिग्गज पार्टियों को, जो कि यहाँ की पंजाब की लोकल पार्टी हैं और जिनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, सत्ता में भी रही हैं, उनको तीसरे नंबर पर धकेल देती है। तो एक बड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी की पंजाब से रहती है और इसी उम्मीद के जरिए इस बार भी आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आने का सपना देख रही है। इसीलिए सक्रियता जो है वो खास तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो तमाम भार जो है वो अपने कंधे पर लेकर चलना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन इससे ज्यादा सक्रियता जो है वो सुखबीर बादल की देखने को है, जिन्होंने उस वक्त भी किसानों की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जब किसानों ने सभी पार्टियों को चेतावनी दी थी कि आप अपनी गतिविधियां जो है वो बंद कीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन कमजोर होता है। लेकिन सुखबीर बादल डटे रहे। उन्होंने कुछ दिन के लिए अपना दौरा जो है स्थगित जरूर किया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये समय जो है वो जनता के बीच में जाने का है, लिहाजा वो लगातार उनकी गतिविधियां हैं जो है वो जारी हैं और 100 विधानसभा का वो रोड मैप लेकर चले थे कि हर दिन एक विधानसभा में एक जो है हाजिर उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाई जाए और उसी डरे पर चल भी रहे हैं सुखबीर बादल। तो श्रोमणी अकाली दल की जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जी ठीक है कुलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख करते हैं। समीर वानखेड़े ने नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन को बताया था कि उन्हें धमकियां लगातार मिलती हैं, जिसके बाद कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के परिवार से मिलने पहुंचे। उनके घर पर वह पहुंचे थे और परिवार को उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि अगर समीर वानखेड़े के ऊपर लगे आरोप गलत होंगे तो उन तमाम आरोप लगाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भले ही सलाखों से बाहर आ चुके हों, लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीबी की राजनीति अभी भी जारी है और नवाब मलिक लगातार उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, खुद समीर वानखेड़े यहां पर बैठे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी है, उनकी बहन यहाँ पर हैं और अरुण हल्दर से वो मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें उस समय में सामने आई है जब लगातार समीर वानखेड़े को धमकियां मिलती हैं और नवाब मलिक उन पर लगातार उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जी होने की बातें कहते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से आगे की तमाम चीजें होंगी। जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से अब ये तस्वीरें सामने आई है, अरुण हल्दर एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन जिन्होंने मुलाकात की है समीर वानखेड़े से, किस तरीके से अब यहाँ पर एनसीपी की प्रतिक्रिया? मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुरारी, जिस तरीके से ये तस्वीरें अब सामने आई है, जिस तरीके से एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन मिले हैं, पहुंचे हैं, अरुण हल्दर जो हैं वो समीर वानखेड़े के घर में पहुंचे हैं, अब ये तस्वीरों पर एनसीपी की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगाते जा रहे थे कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है। मुस्कान, देखिए, जब से मुलाकात हुई है तब से एनसीपी नेता नवाब मलिक का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर अरुण हवल, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान भी दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये अब तक की जांच में जो है कि गलत कहीं से साबित नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये आरोप निराधार हुआ तो उन आरोप लगाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब समीर वानखेड़े के समक्ष में जहां बीजेपी 2 दिन से आक्रामक है, वहीं अब कई ऐसी संस्थाएं हैं जो खुलकर उनके सपोर्ट में सामने आ रही हैं। मुस्कान, कई संस्थाएं उनके सपोर्ट में सामने तो आ रही हैं मुरारी, लेकिन देखिए जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बाहर भी आ चुके हैं, उनके केस में अब कार्रवाई कहीं ना कहीं रुकती नजर आ रही है और ये कार्रवाई अब समीर वानखेड़े पर होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर एनसीपी को ये डर है कि कहीं जांच की आंच उन तक ना पहुंचे, इसलिए ये कार्रवाई को बरगलाने की या फिर यूं कहें कि कार्रवाई की सुई को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल भी होगा और जल्दबाजी भी होगी कि इस जांच को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो अनन्या पांडे का नाम आया था और उसमें जो मोबाइल चैट की बात कही गई थी जिसमें ड्रग्स को लेकर नशे को लेकर चर्चाएं हुई थी, उन तमाम पहलुओं को जांच जहां एनसीबी कर रही है, ऐसे में समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर खुद एनसीबी की जो एजेंसियां हैं वो जांच करके दिल्ली वापस निकल चुकी हैं। तो देखना होगा कि क्या आर्यन खान मामले में जांच आगे बढ़ती है या फिर एनसीबी इस आंच से बचने के लिए अपने आप को दूर रखती है। मुस्कान। मुरारी, जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर एनसीबी की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, इस मामले में पिछले अगर एक सप्ताह से नजर डालें तो एनसीबी कार्रवाई को लेकर कोई बयान नहीं दे रही है। जब तक समीर वानखेड़े एनसीपी के रडार कह सकते हैं नवाब मलिक के रडार पर नहीं थे, तब तक इस कार्रवाई में प्रतिदिन एनसीबी द्वारा जो है कि अपडेट दिया जाता था। लेकिन जैसे ही समीर वानखेड़े टारगेट बने और एक के बाद एक कई गंभीर आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए, जिसकी जांच खुद एनसीबी और मुंबई पुलिस भी कर रही है। और हालांकि इस मामले में जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने पत्र लिखा था कि हमारे ऊपर कार्रवाई न की जाए, उसे लेकर के मुंबई पुलिस ने भी एक पत्र जारी किया है कि जब भी वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे 3 दिन पहले जानकारी देंगे। तो इन सब बातों के ऊपर अगर नजर डालें तो जांच कितनी चल रही है और इसकी आंच और किन किन लोग तक पहुंचेगी और ड्रग्स के इस भंडाफोड़ में क्या कुछ सच्चाई आएगी, इसका इंतजार करना होगा। मुस्कान। मुरारी, इसी के साथ देखिए जो 3 सदस्यीय टीम जो आई थी दिल्ली से मुंबई जांच करने एनसीबी की, उसमें भी प्रभाकर सैल ने कोई अपना बयान दर्ज नहीं किया है और प्रभाकर सैल ही एकमात्र ऐसे गवाह हैं जिन्होंने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था। अब जब गवाह ही सामने नहीं आ रहा है तो आखिर कार्रवाई हो भी कैसे? बिल्कुल सही मुस्कान। यहाँ पर 8 लोगों से पूछताछ जो है कि जानकारी है कि हुई थी, जो टीम दिल्ली से आई थी, जिसमें 5 जो है सरकारी कर्मचारी थे और 3 प्राइवेट। लेकिन जो प्रभाकर हमले के मुख्य कर्णधार बने हुए हैं, जिनके बयान के बाद ये आग लगी हुई है, उनका बयान नहीं दर्ज हो पाया है। वहीं अगर किरण गोस्वामी की बात करें तो पुणे की गिरफ्त में है, पुणे पुलिस की गिरफ्त में है, उसके खिलाफ 420 के तहत मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में उसका भी बयान दर्ज नहीं हो पाया है। तो मामले की जांच किस तरीके से एनसीबी कर रही है और समीर वानखेड़े पे लगे जो आरोप है उसकी किस तरीके से जांच कर रही है, ये तो एनसीबी साफ तौर पर अब नहीं बोल रही है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक सियासत समीर वानखेड़े को लेकर चल रही थी, ऐसे में अब जाति के ऊपर भी संस्थाएं खुलकर सामने आ चुकी है। मुस्कान। और इसी के साथ एससी कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि अगर आरोप गलत हुए तो सीधे तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये आरोप गलत होते हैं मुरारी, तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर जो आरोप लगे हुए हैं, इस आरोपों के जांच चल रहे हैं, उनके समर्थन में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे फिर जो यहाँ अरुण हवल आए हुए थे, उन्होंने जो बयान दिए हैं कि अगर ये आरोप गलत हुए हैं तो एक सरकारी यंत्रणा पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, अगर ये झूठा साबित होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से होगी ये भी कह पाना जल्दबाजी है, क्योंकि मुद्दा एक नहीं कई मुद्दे हैं। मुस्लिम और हिंदू के मुद्दे हैं, उनके फर्जी सर्टिफिकेट के मुद्दे हैं, उनके फर्जी तरीके से केस करने के मुद्दे हैं। तो तमाम जो मामलात हैं, इनमें अगर झूठे साबित होते हैं तो कई विभिन्न धाराओं के तहत कह सकते हैं कि मामला दर्ज हो सकता है। मुस्कान। मामला दर्ज होगा तो ये तो चलिए ठीक है, आगे की कार्रवाई होगी किस तरीके से देखना होगा कि कार्रवाई होगी। लेकिन प्रभाकर सैल की ही दोबारा बात करें तो देखिए, एकमात्र वो गवाह हैं जिन्होंने एक चिंगारी लगाई है और उसके बाद खुद ही वो गायब होते नजर आ रहे हैं। और इस चिंगारी को सीधे तौर पर अगर किसी ने आग में बदला तो वो एनसीपी से नवाब मलिक थे। और अब जिस तरीके से एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन उनसे मिले हैं, उसके बाद उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है। क्या वाकई जो तमाम चीजें हो रही है उसको देखकर कहा जा सकता है कि ये आरोप जो हैं वो जिस तरीके से नवाब मलिक लगा रहे थे वो मात्र अपनी बेटी की जो खींच थी उनके मन में, उनकी बेटी से और उनके दामाद से जो कार्रवाई हुई उनके साथ, क्या उसी को निकालने के लिए वो ये आरोप लगा रहे थे?
मुस्कान ने कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े गलत थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बयान देना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को भी बयान देना चाहिए था, दिलीप वलसे पाटिल गृह राज्य मंत्री उनको भी बयान देना चाहिए था। सिर्फ एनसीपी नेता नवाब मलिक ही बार बार समीर वानखेड़े को लेकर जो बयान दे रहे थे, इससे यही कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में जब जांच की आंच उनके दामाद तक पहुंची थी तो शायद वो बौखलाहट और दफन किए रखे थे और एक वक्त का इंतजार कर रहे थे और शायद यही एक वक्त उन्हें सही लगा जिस पर वो एक के बाद एक आरोपों का झड़ी लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अगर मुंबई के सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो मीडिया के सामने वो भले ही न बोल रहे हों, लेकिन नवाब मलिक के बयान से लेकर के यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी काफी खफा हैं। मुस्कान, सरकारी कर्मचारियों के खफा होने का क्या यही कारण है मुरारी कि जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए गए हैं उसमें सभी जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो समीर वानखेड़े के पक्ष में भी है? देखिए मुस्कान, अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस की बात करें तो यह मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से बचते हैं, लेकिन जब ये बात करते हैं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप हमारे या हमारे लोगों पर लगते हैं, ये मामलात हमारे घर तक क्यों जाते हैं, ऐसे मामलात हमारे जात तक क्यों आते हैं, ऐसे चीजों में हमारे माँ बाप और बहनों को क्यों घसीटा जाता है। हम तो देश के लिए काम करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी जांच करे और हमें सजा दे। लेकिन जिस तरीके से इसमें एक पूरे परिवार को मंच के सामने लाया गया, खुद समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उनको मीडिया के सामने आकर के बयान देना पड़ा, उनकी जो बहन है उनको अम्बोली पुलिस स्टेशन में आकर के शिकायत दर्ज कराना पड़ा। इन तमाम पहलुओं को देख करके इन ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दे दी है और सिंधिया ने रविवार को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए अब सीधी उड़ान सेवा होगी। इन हवाई सेवाओं से पर्यटन के साथ अब व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले ग्वालियर और जबलपुर को नई हवाई सेवाओं की सौगात मिल चुकी है। शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करे। इसी सोच के अनुरूप नागरिक उड्डयन मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री की सोच है कि उड़े देश का आम आदमी और यही काम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रतिबद्ध है और लगातार छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। चुनावी सौगात इसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि चुनावों के मद्देनजर ही इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया ने रविवार को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में नई फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया है और ये नई फ्लाइट का वर्चुअल उन्होंने शुभारंभ किया। इसमें अब इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान सेवा होगी। इन हवाई सेवाओं से पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अगर यहाँ पर सीधी सेवाएं 3 और शुरू की गई है तो इसके लिए व्यापार और यहाँ पर आपको बता दें कि नौकरी का भी, रोजगार का भी कहीं ना कहीं अवसर खुलेंगे, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले ग्वालियर और जबलपुर को भी ये सेवाएं मिल चुकी हैं। हवाई सेवाओं की सौगात इन दोनों ही जिलों को मिल चुकी है और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधे तौर पर कहना रहा, जब उन्होंने वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि देश का आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिए हैं और इसी आदेश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रतिबद्ध है और कार्य कर रहा है।
तो इंदौर को यह बड़ी सौगात मिली है, जिसमें 3 नई फ्लाइट्स का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, जो इंदौर से जोधपुर, सूरत और प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगी। ये जो सेवाएं हैं, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इंदौर की जनता के लिए काफ़ी अहम, महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी बीच चुनावी सेवाएं भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावों के मद्देनज़र ये सेवाएं सरकार द्वारा दी गई है और सीधे तौर पर सरकार जनता को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रही है। हाल ही में उपचुनावों के लिए वोटिंग हुई है, कल उपचुनावों के नतीजे भी आएंगे। अब देखना होगा कि जनता का विश्वास इस बार भी क्या वाकई बीजेपी पर है या फिर कांग्रेस पर जनता विश्वास जता रही है। ये तमाम चीजें जो उपचुनाव है उनको सेमीफाइनल के तौर पर जो देखा जा रहा है, उसी के मद्देनजर साफ हो पाएंगी। कल उपचुनावों के नतीजे भी आने हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है और इस सौगात के मद्देनजर सिंधिया ने रविवार को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स का वर्चुअल शुभारंभ किया है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।